निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया। और फिर मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, मैं इस दर्द को भूलूंगा नहीं कि जिस तरह से मेरे भाइयों के कान पकड़वा के पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम थाने में किया गया, इस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने दीजिए, सूद समेत इसका हिसाब किया जाएगा। मेरी बात को आप याद रखिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिन भाइयों के मन में ये इच्छा थी कि हमारा भाई चल के आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनको साजिश करके जेल में भेजने का काम किया। लेकिन हालांकि आप जानते हो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का 25 लोगों का पैनल मिला के और हमारे नेताओं ने घर घर जाके लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम एक भी आदमी को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहने देंगे। सब लोगों को जेल से बाहर निकाल के लेके आएंगे, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी ने उठाई। प्यारे साथियों, देश में क्या चल रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ आवश्यक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मीडिया के साथी भी मौजूद हैं। बलिया जिले के नरई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 12 साल की एक दलित समाज की बच्ची को रेप करके उसको फांसी पे लटका दिया गया। जब ये घटनाएं सुनता हूं तो मुझे बड़ी अंदर तक पीड़ा होती है। लेकिन मेरे भाइयों, अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है कि मेरे हाथ में भी वो ताकत नहीं है कि मैं जिन अपराधियों ने ये किया उन अपराधियों को उनके अपराध की सख्त सजा दिला सकूं। ये मेरे हाथ में नहीं। उनको उनकी सही जगह पहुंचा सकूं, ये ताकत मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का यह हाल है, जहां 12 साल की बच्चियां भी सेफ नहीं हैं और मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, मंचों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं। अभी यहां बाराबंकी में आपने सुना होगा, एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो अपने परिवार के साथ गया था जल चढ़ाने के लिए, मंदिर में उसको किस तरह पीटा गया। ये भी आपने वीडियो जो है कल से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा इटावा में व्यासपीठ पे बैठने पर, भागवत कथा कहने पर किस तरह यादव समाज के लोगों की चोटी काटी गई। उनको मूत्र से क्या किया, शुद्धिकरण किया गया। और ये सिर्फ यादव समाज के लोगों के साथ नहीं हुआ, ये साहू समाज के लोगों के साथ भी हुआ, ये कुर्मी समाज के लोगों के साथ भी हुआ, ये और भी लोधी समाज के कथावाचकों के साथ भी हुआ। मध्य प्रदेश में मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं तो तमाम जगह लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन प्यारे साथियों, आप ये भूल सकते हो कि आप शूद्र नहीं हो, लेकिन इस देश की व्यवस्था ये नहीं भूलती कि इस देश का SC ST OBC शूद्र है, हक वंचित समाज है। आप अपने आप को अपने भाइयों से ऊंचा नीचा समझ सकते हो और उनके साथ ही लड़ सकते हो, उनके अधिकारों को लुटवा सकते हो, लेकिन व्यवस्था आज भी इस बात के साथ खड़ी है कि अगर कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति व्यासपीठ पे बैठ जाएगा तो उसकी चोटियां काट के उसको उसका मूत्र विसर्जन से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। ये बात आपके लिए एक आईना है कि आपको समझ आए कि आपको आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है, आपको किसके साथ रहना चाहिए और किन कर्मों को करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। प्यारे साथियों, मैं आपसे ये भी जिक्र करूंगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल का मर्जीकरण चल रहा है। जैसे आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो अमीर लोग हैं वो गैस की सब्सिडी को छोड़ दे, जिससे गरीबों को गैस की सुविधा मिल जाए। इसी तरह से स्कूलों का मर्जीकरण किया जा रहा है। ये शिक्षा के अधिकार पे हमला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे हमला है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तभी नहीं होता
जब उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के, उनके लक्ष्य के, उनके उद्देश्य के, उनके विचारों पे जब हमला होता है, उस संविधान का वोलेशन होता है, तो ये भी बाबा साहब के ऊपर हमला होता है। बाबा साहब ने तो पहली लाइन से कहा शिक्षित बनो। आप मुझे बताओ, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के, गरीबों के? तो गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद कर रहे हो। अमीर तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गरीब अपना बच्चा लेके नहीं जा पाएगा, और जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? आप पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आप महसूस करके देखो। टीचर विरोध कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। लखनऊ ग्रामीण में 383 स्कूल मर्जर यानी बंद किए गए हैं। 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। मीडिया के साथी सुन लेना, 3,383 स्कूल मर्जर किए गए, 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उसके बाद भांग के 48 ठेके खोले गए हैं, देसी शराब के 572 ठेके खोले गए हैं, कंपोजिट शॉप 400 खोली गई है और मॉडल शॉप 56 खोली गई है। 1071 शराब की और नशे की दुकानें खोली गई हैं और 383 स्कूल बंद किए गए हैं। उन्नाव का आंकड़े भी सुन लो, उन्नाव में 336 स्कूल बंद किए गए हैं, 7,712 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और भांग के 20 ठेके खोले गए हैं, देसी शराब के 349 ठेके खोले गए हैं, कंपोजिट शॉप 142 खोली गई हैं और मॉडल शॉप 7 खोली गई हैं। टोटल 578 नशे की दुकानें खोली गई। आप मुझे बताओ, आप चेक करा के देख लेना, एक भी नशे की दुकान बिजनेसमैन, पैसे वालों, पूंजीपतियों के मोहल्ले में, बस्तियों में नहीं होंगी। ये सारी नशे की दुकान गरीबों की बस्तियों में होंगी। कि गरीब का बच्चा स्कूल में ना पढ़े, गरीब का बच्चा इस नशे की आड़ में आके और इतना मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए कि वो अपने और अपने समाज, अपने परिवार का ख्याल ना रख पाए। आप ये सोचो, ये शराब की दुकानें, नशे की दुकानें खोलने की मांग तो कोई नहीं कर रहा है, स्कूल को बचाने की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नशे की दुकानें खोली जा रही हैं। क्या नशे की दुकानों को बढ़ावा देने वाली सरकार गरीबों की हितैषी हो सकती है क्या? किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड अगर किया है तो इसी सरकार के कार्यकाल में किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में किया है। अगर डीएपी पे उसकी जो है उसका वजन कम हुआ है, दाम बढ़े हैं, सब्सिडी कम हुई थी, इसी सरकार के उसमें लाइन लगी है, लोगों की जान गई सरकार के उसमें हुई है। यूरिया पे अगर दाम बढ़े हैं, वजन कम हुआ है, लाइन लगी है, 4 बजे से लाइन लगी है, और अब तो आधार कार्ड के लिए भी सुबह 4-4 बजे से जो है संशोधन की लाइन लगती है। ये लाइन में लगाने वाली सरकार है। ये लाइन से निकाल के, ये गरीबी से निकाल के विकास की तरफ ले जाने वाली सरकार नहीं है। ये तो अमीर को, मिडिल क्लास को उसकी नौकरी रोजगार छीन के ये उसको गरीबी की लाइन में लगाने वाली सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे साथियों कि यहां तमाम तरह की परेशानी हम लोगों के सामने है और तमाम तरह की समस्याओं का सामना आप सबको करना पड़ रहा है, लेकिन रास्ता क्या है? आप यहाँ आए हो, मुझे सुना है अपनी जेब से मेहनत का कमाई का पैसा लगाया है और फिर अपने अपने घरों को लौट जाओगे। आप मुझे बताओ इससे बदलेगा क्या? पहले बताओ, आप अपनी मन से आए हो या आपको पैसे पे लाया गया है? बताओ, पैसा किसी ने दिया है या अपनी मेहनत की कमाई से आए हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जो अपनी मेहनत की कमाई से आए हैं। बहुत अच्छे।
तो आप मेरी बात पे अब गौर करो मेरे भाइयों। आप मेरी बात पे गौर करो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आना चाहिए कि हमें काम क्या करना है। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देते रहना। स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? कौन तय करता है? हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है? यूनिवर्सिटी कहां बनेगी कौन तय करता है? एयरपोर्ट कहां बनेंगे कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहां बनेंगे कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लगेगा कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? डीजल के दाम कौन तय करता है? बैकलॉग भरने का काम किसका है? निजीकरण रोकने का काम किसका है? नई नौकरी देने का काम किसका है? जिसके पास जमीन नहीं जमीन देने का काम किसका है? महिलाओं को रोजगार देने का काम किसका है? जिन पे आज घर नहीं उनको घर देने का काम किसका है? न्याय दिलाने का काम किसका है? किस क्षेत्र में सड़क बनेगी, नाली बनेगी, बिजली के लिए पावर हाउस लगेंगे, बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, ये कौन तय करता है? अच्छी एजुकेशन मिलेगी उसकी कीमत क्या होगी कौन तय करता है? अच्छा इलाज मिलेगा उसकी कीमत क्या होगी कौन तय करता है? डॉक्टर होंगे नहीं होंगे कौन तय करता है? दवाइयां मिलेंगी नहीं मिलेंगी कौन तय करता है? किसानों की फसल को उनका दाम मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? सब कुछ सरकार तय करती है और लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है। कुर्सी पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे रहेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे बदल जाएगा आप मुझे बताओ। देखो, एक बात यहां से आई है कि सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उस सरकार के पीछे एक विचार है और जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं उसके पीछे भी एक विचार है। उस सरकार के पीछे विचार है कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है, देश में पुनः मनुस्मृति का राज लाना। उसके पीछे विचार है कि सारी इकोनॉमी को चंद लोगों पे लाके छोड़ना है और बाकी सब लोगों को लेबर क्लास बनाना है। और हमारे पास क्या विचार है कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है, हर व्यक्ति को इज्जत का जीवन दिलाना है, सबके लिए शिक्षा आसान बनानी है, सबके लिए अस्पताल आसान बनाने हैं, सबके लिए रोजगार घरों तक पहुंचाने हैं, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का मानवता का राज स्थापित करना है। वो अपने विचार पे काम कर रहे हैं और हम अपने विचार पे काम कर रहे हैं। जब कुर्सी पे वो बैठेंगे तो उनका विचार आगे बढ़ेगा और जब कुर्सी पे आप लोग बैठोगे तो आपका विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हो, अगर यहां से जाके मेरी बात पे पहरा नहीं दोगे, काम नहीं करोगे तो फिर बताओ कि आगे का रास्ता आसान कैसे हो पाएगा। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ मांगू क्या? पानी दे देना भाई। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, मगर मैं आपकी बहादुरी को भी जानता हूं मेरे बहादुर साथियों। मैं जानता हूं कि किसान मजदूर के बच्चे, मैं अभी दुबई गया था। कहां गया था? दुबई। सोने जैसी दुबई बनाई किसने? 35 लाख भारतीय मजदूर हैं वहां। कितने? 35 लाख। 45-50 डिग्री टेम्परेचर में, गर्म हवा, लू से भी खतरनाक। और भारत का मजदूर अपने खून पसीने से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। और मैं आपको कहना नहीं चाहता था, बलिया के लोग मुझे वहां मिले, गोरखपुर के लोग वहां मुझे मिले, गाजीपुर के लोग वहां मुझे मिले, मऊ के लोग वहां मुझे मिले, बिहार के लोग वहां मुझे मिले। और अगर ये सरकार अच्छी होती और रोजगार देती तो वहां उस गर्मी में मरने के लिए भारतीय लोगों को नहीं जाना पड़ता। मेरी बात को आप याद रखना मेरे। तो मैं आपसे मांगना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि आप मोटरसाइकिलों पे दौड़ते हो, मैं देखता हूं आप झंडा उठाते हो, मैं देखता हूं कि आप मेरी आवाज पे पहरा देते हो,
लेकिन सच में अगर इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इस आंदोलन में हमारी मदद करोगे नहीं करोगे? तो करना यह है मेरे साथियों, घर से निकलना है, सबसे पहले अपना गांव तैयार करना है। गांव में घर घर जाके महापुरुष जितने मैंने बताए हैं उन महापुरुषों को पढ़ना है, उन महापुरुषों को पढ़ना है और उन महापुरुषों को पढ़ाना है। बहनों को, माओ को, दादियों को, चाचा को, ताऊ को, बच्चों को, महापुरुषों को पढ़ाना है, भाईचारा बनाना है। अस्तित्व तब बचेगा जब हकवंचित समाज में भाईचारा बनेगा। छोटी छोटी स्वार्थों को, लड़ाइयों को पीछे हटाना है और अपनी मुट्ठी को ताकतवर बनाना है। और लोकतंत्र में लाठी डंडों तलवारों से राज नहीं बदलता, बंदूकों भालों से राज नहीं बदलता। संवैधानिक तरीका है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं,